एक अमीर बहन ने अपनी शादी पर गरीब मजदूर भाई को नहीं बुलाया ताकि उसकी नाक नहीं कट जाए। भाई फिर भी पुराने कपड़ों में छुपकर शादी में पहुंच गया और बहन को शगुन का लिफाफा देकर चला गया। बहन ने सबके सामने उस लिफाफे को फाड़कर फेंक दिया, पर उसमें से पैसों के चेक की जगह एक पुरानी रसीद निकली। तो उसकी बहन दहाड़े मार मार कर रोने लगी, क्योंकि उस रसीद पर लिखा हुआ था कि मैं मायूस होकर फैक्ट्री से बाहर आया था। मुझे अपने मालिक से बहुत उम्मीद थी कि आज मुझे 3 लाख रुपए का कर्जा मिल जाएगा। मैं अपनी बहन के लिए एक भारी सा गिफ्ट लेकर जाऊंगा, पर मालिक ने मुझे साफ मना कर दिया था कि वो मुझे इतनी बड़ी रकम का कर्जा नहीं दे सकता है। हाँ, कम से कम अगर 30,000 की बात है तो वो तुम ले सकते हो। उसको भी तुम्हें 1 महीने में वापस करना होगा। मैं इतने कम पैसों का क्या करता। मेरी बहन की शादी थी। जिंदगी में उसने अपने आप को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी मदद करता। लेकिन आखिरी मौके पर मुझे मालिक ने हरी झंडी दिखाकर मना कर दिया था। अब मैं उनको भी कसूरवार नहीं ठहरा सकता था। ये उनकी परेशानी नहीं थी, वो तो मेरी बहन थी। उसकी शादी मुझे ही करवानी थी। मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी किसी और के सर पर नहीं डाल सकता था। अभी मैंने कुछ ही कदम चले थे कि जब अचानक से किसी ने मेरा नाम पुकारा था। सक्षम भाई, सुनो, रुको। मैं एकदम से रुक गया था और पलटकर देखा। मेरे मोहल्ले का एक ही आदमी मेरे सामने से भागता हुआ आ रहा था। उसको देखकर अभी मैं कुछ कहता, उससे पहले ही वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी बहन की शादी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहन ने इतने बड़े घराने में शादी की है। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से उसका चेहरा देखा था और एकदम से बोला कि अभी उसकी शादी नहीं हुई, सिर्फ तारीख तय हुई है। शादी में अभी वक्त है। जबकि वो एकदम बोला, क्या हो गया है भाई, कल ही तो बारात थी, हम सबको बुलाया गया था। मेरी पत्नी भी खूब तैयार होकर गई थी। तुम्हारी बहन ने बहुत पैसा लगाया है। तुम कहीं नजर नहीं आए थे, इसलिए सोचा कि तुम्हें रास्ते में ही मुबारकबाद दे देता हूँ। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा था कि जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। भूमि का मैसेज मेरे पास आया था। उसने शादी की तारीख अगले हफ्ते की बताई थी। तो क्या वो मुझे अपनी शादी में बुलाना नहीं चाहती थी? ये सोच मेरे दिमाग में आते ही एकदम मेरी आंखें नम हो गई थी। पर मैंने उस आदमी के सामने बिल्कुल भी अपने जज्बात उभरने नहीं दिए। उसको मुबारकबाद देकर मैं खामोशी से घर की तरफ मुड़ गया था। जिस दिन से मेरी बहन ने नौकरी करना शुरू की थी, उस दिन से ही हम दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। उसका कहना था, मेरी एक रेपुटेशन है। अगर किसी को पता चला कि मेरा भाई एक मामूली सी फैक्ट्री में नौकरी करता है तो बहुत बदनामी होगी और मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहा करो। पर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे बिना अपनी शादी कर लेगी। मैं सीधा अपने घर जाना चाहता था, पर अचानक से आधे रास्ते में ही मेरी पत्नी की कॉल आ गई थी। मैंने फोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से उसकी घबराई हुई सी आवाज सुनाई दी, सक्षम, आप जल्दी से घर आ जाइए। हमारी बेटी जीने से गिर गई है। उसके सर पर बहुत चोट आई है। मैं यहाँ पास के क्लिनिक में चली गई थी, पर वो किसी के भी संभलने में नहीं आ रही है। बस रो रो कर आपको ही पुकार रही है, बार बार, कि पापा को बुलाओ। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मेरे हाथ पांव एकदम से घबराहट में ठंडे पड़ गए थे। मैं बिना कुछ भी सोचे समझे अपने घर की तरफ भागने लगा। मैं जल्दी से अपने अलग घर में पहुंच गया, जहां मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी के रोने की आवाजें आ रही थी। हमारा घर लोगों से भरा हुआ था। मैं अंदर ही चला गया और अपनी बेटी को देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो बिस्तर पर सर पर पट्टी बांध कर लेटी हुई थी। हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। उसको काफी गहरी चोट आई थी। मैं फौरन से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे देखते ही वो रोना शुरू हो गई थी। मेरी पत्नी की हालत भी यही थी। मोहल्ले वाले, मेरी पत्नी के मायके वाले, सभी यहाँ मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन, पर न ही मेरा बाप आया था। मैंने अपनी पत्नी को देखकर नरमी से पूछा कि मम्मी को बताया है तुमने इस बारे में? तो उसने सर हाँ में हिला दिया था और रोते हुए बोली, आपसे पहले उन्हीं को फोन किया था, तो उनका कहना है वो अपनी बेटी की शादी के झमेलों में लगी हुई हैं। जैसे ही वो सब काम से निपट जाएंगी, वो मिलने के लिए आ जाएंगी। जबकि मैंने बिना कुछ भी कहे अपनी बेटी को अपनी बाहों में छुपा लिया था। मैं किसी से क्या ही शिकायत करता जब मेरी अपनी सगी बहन ने मुझे शादी में नहीं पूछा था। मेरी माँ को मैं एक बार याद नहीं आया
कितनी अजीब बात है ना, गरीबी इंसान को इतना दूर कर देती है। ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांप उठी थी। फिर काफी देर तक मैं अपनी बेटी के पास ही बैठा रहा। वहां मौजूद सब लोगों का मैंने शुक्रिया करा था कि वो लोग वक्त रहते यहाँ पहुंच गए थे और मेरी पत्नी का साथ दिया, जबकि वो सभी मुझे दिलासा देकर गए थे। अरे सक्षम भाई, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना, हम हाजिर हो जाएंगे। इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। आप लोग हमारे अपने ही हैं। उनकी इस बात से मेरा दिल भर आया था। जो लोग मेरे अपने नहीं थे, वो मुझसे इतनी हमदर्दी कर रहे थे और मेरे अपनों ने मुझे अपना भी नहीं समझा। लेकिन मैं क्या ही किसी से कुछ कहता। फिर कुछ ही देर में हमारा पूरा घर खाली हो गया था। मेरी बेटी दवाइयों के असर की वजह से गहरी नींद में सोने लगी। फिर मैंने ऊपर वाले का बहुत शुक्र किया था। उसके बाद अभी मैं उठकर बाहर आया ही था जब मेरी पत्नी फौरन से मेरे पीछे पीछे आ गई। मेरा इरादा अब मुंह हाथ धोकर अपनी मम्मी के घर की तरफ जाने का था। मैं उनसे ये पूछना चाहता था कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। आखिर क्यों उन्होंने मुझे मेरी ही बहन की बारात में नहीं पूछा। मैं अपनी माँ से झगड़ा कर सकता था। अभी मैं मुंह धोने के लिए नल के पास ही आया था जब मेरी पत्नी भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बहुत परेशानी भरे लहजे में मुझसे बोली कि क्या बात है, आप जब से आए हैं आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ सा लग रहा है। आपने गुड़िया को प्यार भी नहीं किया ठीक से, कोई बात हो गई है क्या? ये बात सुनकर मैंने एक नज़र अपनी पत्नी के चेहरे के ऊपर डाली थी और अचानक से ही मेरा दिल भर आया। मैं बिना कुछ भी कहे उसके गले लगकर रोना शुरू हो गया था। इंसान जब किसी से प्यार करता है, खास करके अपने बहन भाइयों से और अपनी तरफ से, ऐसे दिल दुखाने वाली बातें होती हैं तो तकलीफ महसूस होती ही है। मैंने रोते हुए अपनी पत्नी को बताया था कि मेरी बहन शादी कर चुकी है और उसने मुझे बारात में भी नहीं बुलाया, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ और वो अमीर हो गई है। लेकिन ये गलत बात है। लोगों में बातें होती हैं। अब देखो, मोहल्ले का एक लड़का मुझे मिला था तो उसने मिलकर मुझे मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि उसने मेरा मजाक उड़ाया और ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ। अगर वो इंसानियत के नाते ही मुझे पूछ लेती तो उसका क्या चला जाता भला। उसने मुझे झूठी तारीख सेंड करी थी, जैसे वो कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो। आखिर ये सब करके वो मुझे क्या जताना चाह रही है? अच्छी नौकरी लग जाना ये सब किस्मत की बात होती है, लेकिन ऊपर वाला कब किसका सिक्का पलट दे, कब किसकी किस्मत को खाक से आसमान तक पहुंचा दे, किसी को नहीं पता। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी कंधे पर हाथ रखकर नरमी से बोली थी, कोई बात नहीं है, वो नादान है। जब इंसान के पास नया नया पैसा आता है तो उसका दिमाग इतना ही चलता है, पर आप उसके भाई हो और एक भाई बाप के बराबर दर्जा रखता है। अब आपका ये फर्ज है कि आप उनके पास जाइए। हमने जो उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ जोड़ा था, आप उनको देकर आ जाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो आपको अब अपने रिसेप्शन में भी नहीं बुलाती तो आप नहीं जाना, पर आप मम्मी के पास जरूर जाइए और होकर आइए। उनको आपकी जरूरत है। उस बात का अंदाजा मुझे था। वो हमें शादी में नहीं बुलाना चाहती, पर इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वो मुझे एक झूठी तारीख दे देगी। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मैं उससे बोला था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे हर मुश्किल वक्त में समझाया है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है, पता नहीं। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? मेरी बात सुनकर वो फौरन से बोली, हम दोनों एक दूसरे के हम सफ़र हैं, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं और एक पार्टनर दूसरे की तकलीफ पहचान ही जाता है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, जब तक मैं सब तोहफों को एक तरफ कर देती हूँ जो हमें उसको देना था। मैं भी आपके साथ चलती, पर हमारी गुड़िया के साथ जो हादसा हुआ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि अब मैं कहीं पर भी उसको अकेली छोड़कर जाऊं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने खामोशी से मुंह हाथ धो लिया था और कमरे में आ गया था। मेरी पत्नी ने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके मेरी बहन के लिए 4 जोड़ी कपड़े और एक हॉटपॉट का सेट और कुछ बर्तन भी थे जो उसने खरीदे थे। फिर मैं वो सामान लेकर अपनी बाइक पर बैठ गया था। मम्मी का घर मेरे घर से थोड़ा दूर ही था। मैं कच्ची बस्ती में रहता था और मम्मी और बहन ऊंचे इलाके में रहते थे। गाड़ी पर बैठकर मैं सीधा उनके घर की तरफ चल दिया। बार बार मेरी आंखें धुंधला रही थी, पर मैं खुद को संभाल रहा था कि ये दुनिया का दस्तूर है। अक्सर हालात में हमें ऐसी तकलीफें भी बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं। थोड़ी देर के बाद मैं उस इलाके में दाखिल हो गया था। वहाँ का वॉचमैन मुझे जानता था, वरना बाइक वाले इतनी आसानी से अंदर नहीं जाते थे। उसने मुझे अंदर जाने दिया। मैंने गाड़ी सीधा जाकर अपनी बहन और माँ के बंगले के सामने रोक दी थी।
गाड़ी को बाहर ही खड़ा करके मैं सामान लिए अंदर चला गया था। ये 4 जोड़ी कपड़े और हॉटपॉट का सेट और कुछ बर्तन मुझे मामूली से लग रहे थे। मुझे यकीन था मम्मी ये कपड़े और ये सेट और ये बर्तन कभी भी उस तक नहीं पहुंचाएंगी। मैं अंदर दाखिल हो गया तो लम्हे भर के लिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने आलीशान तरीके से घर को सजाया गया था कि पल भर के लिए मेरा दिल और ज्यादा उदास हो गया था। क्या मैं इतना ज्यादा गैर हूँ कि इतने सब तैयारी करने के बाद भी मुझे शादी में नहीं पूछा गया? मैं अब खामोशी से अंदर दाखिल हो गया था। हर तरफ मेहमान ही मेहमान मौजूद थे। मैं सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। मुझे पता था अगर मम्मी मेहमानों के पास भी हुई तो किसी न किसी नौकर के जरिए उनको पता चल जाएगा और वो वहां पर आ जाएंगी। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक 10 मिनट के बाद मम्मी वहां पर आ गई थी। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जरूर वो मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो गई थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था और उनको देखते हुए बोला कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी बेटी की शादी। कि आपको अपना बेटा एक बार भी याद नहीं आया? आपने मुझे शादी की तारीख भी गलत बताई थी। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं गरीब हूँ। क्या गरीब होना इतनी बड़ी सजा होती है? मैंने आज तक आपके सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी आपके सामने अपनी तकलीफ नहीं बताई। अगर मैं ये सब आपके साथ में करता तब आप मुझे अपना बेटा कहती? क्या तब मेरी बहन अपनी शादी में मुझे बुलाती? ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी तड़प देखकर मेरी माँ फौरन से मेरे पास आ गई और मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हुई होगी, पर बेटा मैं क्या करूँ? मैं खुद इसके सहारे पर यहाँ पर रह रही हूँ। अगर तुम जिंदगी में कामयाब हो जाते, पैसा कमा लेते, तो कभी भी ये नौबत ही नहीं आती। तुम्हारी बहन भी क्या करे? हजारों रिश्तेदार आते हैं, उसके काम करने वाले आते हैं। अगर सब तुम्हें देखते तो तरह तरह की बातें बनाई जाती कि उसका भाई इतना गरीब है, शायद इसलिए उसने ये फैसला किया था कि तुम्हें शादी में नहीं बुलाया जाए। पर तुम परेशान नहीं हो, रिसेप्शन में तुम जरूर आना कल को, और मैं उसको देख लूंगी। अगर उसने किसी भी तरह का ड्रामा करने की कोशिश करी तो मैं उसका दिमाग ठीक कर दूंगी। बस अब बहुत हो गया। तुम भाई हो उसके, तुम्हारा शादी में होना बहुत जरूरी है। हमारे खानदान के सब लोग यही पूछ रहे थे जो तुम्हें जानते हैं, और सभी ने तुम्हारा ही जिक्र किया। छोटी बहन समझकर माफ कर देना बेटा उसको, और दिल पर ज्यादा बोझ नहीं डालना। तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है अब? मेरे पास तुम्हारी पत्नी का फोन तो आया था, उसी ने मुझे बताया था। उनकी बात सुनकर मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर उनको मेरी बेटी का इतना ही ख्याल था तो वो देखने के लिए घर पर क्यों नहीं आई? मुझे इस तरह से यहाँ उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी जैसे बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ। क्या दादी ऐसी ही होती हैं? दादी का प्यार इतना फीका होता है? मैंने सिर्फ वो 4 जोड़ी कपड़े और हॉटपॉट का सेट और बर्तन आगे बढ़ा दिए और उनसे नरमी से बोला, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक उसके लिए इतना ही लेकर आया हूँ जितना मुझसे हो सका था, मैंने किया, और आप उसको मेरी तरफ से ये दे देना। मैं रिसेप्शन में ज़रूर शामिल होऊंगा। वो मेरी बहन है। जबकि वो अचानक से बोली कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। वो अपने बलबूते पर सब सामान लेकर गई है। तुम्हारा बाप भी कोई काम नहीं करता, तुमने भी कुछ नहीं किया था। लेकिन बस अब क्या ही बोलूं। अचानक से मम्मी का व्यवहार बदलने लगा। मैं जानता था कि वो मुझे ताने मार रही हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सका, मगर मैंने बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि बर्दाश्त करते हुए बोला कि जी माँ, मैं समझ सकता हूँ, आप माँ हैं और अपनी बेटी की कमाई पर जिंदगी गुजार रही हैं, तो आप उसकी साइड तो लेंगी ही। खैर, मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बोल रहा। भूमि से आप इस बारे में बात कर लेना कि रिसेप्शन वाले दिन कोई नया तमाशा नहीं खड़ा कर ले। और रिसेप्शन पक्का कल ही है ना? कभी आप फिर से मुझे कोई झूठी तारीख बता रही हो और मैं कल चला जाऊं और वहां फंक्शन भी हो चुका हो। मेरी बात सुनकर वो बोली कि अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कार्ड दे देती हूँ ना, तुम आ जाना, मैं उससे बात भी कर लूंगी। ये कहकर उन्होंने दराज से कार्ड निकाला था और मेरी तरफ बढ़ा दिया, जबकि मैंने अब एक नज़र उस कार्ड पर डाली थी जिस जगह पर रिसेप्शन होना था। वो बहुत ही आलीशान जगह थी। ज़रूर मेरी बहन ने जिससे भी शादी की है वो बहुत ही अमीर आदमी है। मम्मी को नमस्ते करके मैं वहां से बाहर आ गया था। अभी गाड़ी कुछ ही दूर गई थी जब मुझे मेरी बहन की कार आती हुई नजर आई थी। जरूर वो अपने पति के साथ मम्मी से मिलने के लिए आई थी। मेरा दिल अजीब सी बेचैनी से परेशान हो रहा था। क्या मैं इससे एक बार मुलाकात कर लूं?
क्या वो मुझसे मिलेगी? फिर कुछ सोचकर मैंने अपनी बाइक को दोबारा से अपने घर की तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी को बाहर ही रोककर मैं कदम ब कदम चलता हुआ अंदर चला गया था। लॉन में बहुत से लोग उसके आसपास जमा हो गए थे। मेरी नज़र जैसे ही उसके बराबर में खड़े दूल्हे के ऊपर गई तो एकदम मेरा दिल धक से रह गया था। उसकी उम्र देखने से ही पता चल रही थी कि वो मेरी बहन से दुगनी उम्र का है। क्या वो पागल हो गई थी जो इतने बड़े आदमी से शादी करने की ज़रूरत पड़ गई? अब मेरा दिल और भारी हो गया था, पर मैं अपने आप को संभालकर उनकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही मेरी माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे के होशो हवास उड़ गए थे। यकीनन मेरी बहन अपने पति से मुझे नहीं मिलाना चाहती थी। एक पल के लिए दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं यहाँ से लौट जाता हूँ, बिना वजह बात बढ़ जाएगी, पर मैंने ऐसा नहीं किया था। इतने पास पहुंचकर मैं उससे मिले बिना नहीं जाना चाहता था। यानी कि मैंने गहरी सांस ली थी और उसको पुकारा था, भूमि, तुम अपने भाई से नहीं मिलोगी क्या? मेरी बात सुनकर वो झटके से पलटी थी और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा आ गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मी ने तुम्हें शादी का बता दिया है क्या? मैंने उनको मना भी किया था, तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया जाए। मैं तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाना चाहती। उसकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला, पर मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या अपने भाई से एक बार गले भी नहीं मिलोगी तुम? अपनी जिंदगी का तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, क्या मुझे एक बार मुबारकबाद भी नहीं देने दोगी? हाँ, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोली, न तुम मेरे लिए जान दे सकते हो और न तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ सबके सामने मेरा मजाक बनवा सकते हो। अब जाओ यहाँ से, मिल लिया ना, देख लिया ना मुझे, मिल गई तुम्हें खुशी? अब निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप या तुम्हारी माँ का नहीं है। मेरा दिल उस वक्त ऐसा लगता था जैसे कहीं अंदर ही डूब गया हो। मैं बेयकीनी नजरों से अपनी बहन को देख रहा था, जिस बहन को मैंने अपने हाथों से चलना सिखाया था, जिसको अपने हाथों से खाना खिलाया था। आज वो मुझे कह रही थी कि इस घर से चले जाओ। मेरी नजरें एकदम उसके पति के ऊपर गई थी, जो मुस्कुराकर मुझे ही देख रहा था। न जाने क्यों एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि उस आदमी को कहीं तो देखा है, मगर मैं बिना कुछ भी कहे घर से बाहर आ गया था। जब वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, मैं खड़े होकर क्या कहता? बिना कुछ भी कहे मैंने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी थी और अपने घर की तरफ निकलने लगा, पर मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। एक मर्द यहाँ पर आकर बिल्कुल टूट जाता है जब उसका खानदान उसके खिलाफ हो जाए, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए। रोते रोते मैं अपने घर के पास आ गया था। पास पहुंचकर मैंने अपने आंसू साफ कर दिए और गाड़ी अंदर ही ले आया था। मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनकर मेरी बेटी और बेटा दोनों बाहर आ गए थे। अपनी बेटी को अपने पाँव पर खड़ा हुआ देखकर मुझे कुछ तसल्ली मिली थी और लम्हे भर के लिए मैं अपना दुख कहीं भूल ही गया, पर गाड़ी से उतरकर उसके गले से लग गया था, उसके माथे पर प्यार किया, जबकि वो मासूम लहजे में बोली, पापा, मम्मी बता रही थी कि आप दादी की तरफ गए थे, हमें भी लेकर जाते ना, बुआ की शादी हो रही है, हम उनको बधाई देकर आते और मैं उनको चॉकलेट भी देती। जबकि एक बार फिर से मेरी आंखें नम हो गई थी, पर मैंने खुद को संभाल लिया था और खामोशी से अपनी बेटी को गोद में उठाए हुए कमरे में आ गया। मेरी पत्नी पूजा कर रही थी। उसकी सबसे अच्छी आदत यही थी, वो कभी पूजा करना नहीं भूलती थी। उसकी वजह से ही मेरा छोटा सा घर शायद खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन आज मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गया। मेरी बेटी और बेटा छोटी छोटी बातें मुझसे कर रहे थे, मगर सिवाय हाँ हूँ के मैं कोई और जवाब नहीं दे पा रहा था। मेरा दिमाग सिर्फ मेरी बहन की बातों में और उसके व्यवहार में ही उलझा हुआ था। अगर मैंने उसको सच्चाई बताई तो उसके दिल पर फिर क्या बीतेगी? मैं सिर्फ इतना सोच रहा था। आज जिस जगह पर वो है, अगर उसकी हकीकत पता चल गई तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? और मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसके पति की तरफ ही लगा हुआ था। बार बार मेरा दिमाग मुझे इस बात की खबर दे रहा था, तुम्हारी मुलाकात उसके पति से पहले हुई है, लेकिन कहाँ पर और कैसे, ये बात मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ लम्हे बाद मेरी पत्नी ने जब अपनी पूजा पूरी करी और हम तीनों के पास आकर हमारी आरती की, जबकि मैं खामोशी से उसको ही देख रहा था। मेरे चेहरे से ही वो मेरी तकलीफ को समझ गई थी। बच्चों को दूसरे कमरे में भेजकर वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली कि मैं जानती हूँ
आपकी अपनी बहन से बहस हुई है, आपने वो कपड़े और सेट दे दिया है ना उनको? उसके पूछने पर मैंने सर को हाँ में हिला दिया। वो और बोली कि रिसेप्शन कब है, कुछ पता चला आपको, या फिर उनका रिसेप्शन भी हो चुका है? तब मैं उसकी बात सुनकर संजीदगी से बोला कि कल रिसेप्शन है, मगर मेरा इरादा वहां जाने का बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे पसंद ही नहीं करती, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती है, उसको मुझसे कोई प्यार नहीं है। उसकी नज़र में मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ और कर सकूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैंने किया है। मैंने कोशिश भी की थी कि मुझे 3 लाख रुपए का कर्जा मिल जाए, पर मालिक ने मना कर दिया कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। मैंने उसके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है, मगर वो समझती ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी बोली कि आपने अपनी बहन को अपनी कुर्बानी का नहीं बताया है क्या? जब आप अपनी बहन को अपनी कुर्बानी का बताएंगे, तब वो आपको अपना लेगी और इस बात को अच्छे से समझ जाएगी कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, तो वो हमारे लिए कुछ सोचता भी नहीं है। मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, पर यही हकीकत है और इसी पर दुनिया चल रही है। बहन हो या भाई हो, माँ बाप हो, यहाँ तक कि औलाद भी हो, जब तक हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे और उनको अपनी कुर्बानी का नहीं बताएंगे, तो वो हमें अपना कभी बोलेंगे ही नहीं। आपके लिए यही बेहतर होगा, कल आप रिसेप्शन में जाओ और कल ही उसको बताओ आपने उसके लिए क्या कुछ किया है। आज जो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, ये सब इसकी ही वजह से है। शायद उसके दिल में आपके लिए रहम पैदा हो जाए। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोला, पर कल उसका बहुत ही ख़ास दिन है। मैं उसका ये ख़ास दिन ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। वो बहुत मासूम है, अभी ज़िंदगी को अच्छी तरह से नहीं जानती है, और तुम्हें पता है, उसने अपने से दुगनी उम्र के मर्द से शादी कर ली है। और पता नहीं क्यों उस आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, और वो आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शातिराना मुस्कुराहट थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है और मेरी बहन को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी बोली कि आपको इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन पढ़ी लिखी है, समझदार है, खुद दुनिया देख चुकी है। ये सिर्फ आपका दिमाग है कि उसने दुनिया नहीं देखी है, बल्कि हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा अकल रखती हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते को देखिए। एक भाई होने की हैसियत से आपको जाना चाहिए। हर हाल में मैं आपके साथ हूँ। अगर आप बोलें तो मैं भी चलूंगी। गुड़िया को मम्मी की तरफ छोड़ दूंगी। जबकि मैं सर को ना में हिलाकर बोला कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। कल मैं जाऊंगा और तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं अपनी कुर्बानी के बारे में भी उसको ज़रूर बताऊंगा कि मैंने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। उसको भी तो पता चले कि मैं उसके लिए कितना कुछ कर चुका हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने सर हाँ में हिलाया और चुपचाप मैं सोने के लिए लेट गया था। रात धीरे धीरे पिघलती ही जा रही थी। बेटी की तबीयत सही नहीं थी, उसकी भी टेंशन थी, और दूसरी तरफ उस बात की भी फिक्र हो रही थी, कल अपनी बहन के सामने सच्चाई कैसे बताऊंगा। पर अब छुपाने का कोई भी फायदा नहीं था। अगली सुबह का सूरज पूरी तेजी से रोशन हुआ था। मेरे जागते ही मेरी पत्नी ने मुझे बता दिया कि वो उस लिफाफे में रसीद रख चुकी है। जब आपकी बहन वो रसीद देखेगी, तो उसको खुद अंदाजा हो जाएगा आप दोनों की जिंदगी में कितने बदलाव आ चुके हैं। मैंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस अपनी बेटी को प्यार किया और अपनी पत्नी को उसका ख्याल रखने को कहा। फिर मैं फैक्ट्री में चला गया था। वहाँ काम पर भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या मैं इतना बुरा हूँ। मेरे घर वाले मुझे पूछते भी नहीं हैं। हालांकि मेरी माँ को मेरी सच्चाई का पता है, उसके बावजूद उनके दिल में मेरे लिए कोई रहम भी नहीं है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। शाम के 5 बजते ही फैक्ट्री से छुट्टी हो गई थी और मैं घर आ गया। मेरी पत्नी मेरे लिए पहले ही मेरे कपड़े तैयार कर चुकी थी। कॉटन के सफ़ेद कपड़े बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली। मेरा दिल दुख रहा था कि मेरे बच्चे अपनी बुआ की शादी में जाना चाहते हैं, पर हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उनको भी अपने साथ लेकर जा पाता। इसलिए बस अपने दिल को मार लिया था। मेरी पत्नी ने खाना वगैरह मुझे दिया, जो मैंने बहुत ही दिल मार कर अपने हलक में उतारा। मेरा दिल किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। फिलहाल मैं अकेले वक्त गुजारना चाहता था। जब एक नामुमकिन चीज़ हो रही हो, तो शायद ऐसा लगता है कि मेरा घर बड़ा नहीं था, एक छोटा सा कमरा था।
बैठक और किचन थी। बच्चों के लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जहाँ पर उनके खिलौने वगैरह मौजूद थे। कुछ ही देर के बाद मैं खामोशी से उठकर बाहर चला गया। काफ़ी टाइम तक मैं बाहर ही रहा और रात 8 बजे मैं घर के अंदर आया था। मेरे कपड़े और चप्पल वगैरह भी साफ करके मेरी पत्नी ने अलग रख दिए थे। फिर मैंने चुपचाप अपने कपड़े बदले, चप्पलें पहनी और शीशे के सामने खड़ा हो गया। वक्त से पहले ही मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। शायद हालात इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे कि मुझे अपना होश ही नहीं रहता था। आज काफ़ी फुर्सत से मैं खुद को शीशे में देख रहा था। तैयार होने के बाद मैंने एक नज़र अपनी पत्नी के ऊपर डाली, जो खामोशी से दोनों बच्चों को लिए हुए बैठी हुई थी। मैं धीरे से बोला कि लिफाफा कहाँ पर रखा है। लहजा लड़खड़ाने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी बहन को ये सब भी दिखाऊंगा, पर जो हालात पैदा हो चुके थे उसके मुताबिक एक बार ये सच्चाई उसके सामने आना बहुत ज़रूरी थी। मेरी पत्नी अपनी जगह से खड़ी हुई, अलमारी से लिफाफा निकालकर उसने मेरे सामने रख दिया और नरमी से बोली कि जानती हूँ आपके लिए ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त है, पर आपकी बहन को सच्चाई का पता होना चाहिए। आपके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी बहन के बारे में भी सोचा। आपकी पत्नी है, आपने उसका भी ख्याल नहीं किया, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया, सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर। अब उसका हक बनता है, अगर कुछ नहीं दे सकती तो कम से कम आपको उसका प्यार और उसका मान तो मिलना चाहिए ना। भाई भी इंसान होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है और ये बात आपकी बहन को ज़रूर पता चलनी चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने उसको गले से लगा लिया था और उसको ख्याल रखने का बोलकर घर से निकल गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन आज मेरे साथ कैसा व्यवहार रखने वाली है। मुझे इस बात का भी नहीं पता था क्या मुझे अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं, या फिर अमीरों की शादी थी। यहाँ पर हर जगह गार्ड्स खड़े होते हैं, अगर कोई बिना इनविटेशन के है तो उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सी सिचुएशन होती हैं और उन सबको पार करके मुझे अंदर जाना था। आज उसे असली हकीकत याद दिलानी थी जो मैंने उसके लिए किया था। फिर मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां उसका आज रिसेप्शन रखा गया था। बाहर से ही वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए मुझे अपने आप ही छोटा लगने लगा, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस जगह के बाहर काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। ज़रूर सब मेरी बहन के ही दोस्त होंगे। मैंने अपनी बाइक को एक तरफ लगा दिया और अंदर दाखिल हो गया। इत्तेफाक के तौर पर वहां पर कोई गार्ड वगैरह नहीं था। ये शायद साजिश के तौर पर खड़ा ही नहीं किया गया था। मैं चुपचाप अंदर गया। बहुत ही खूबसूरत इवेंट तय किया गया था। मेरा दिल एकदम से उदास हुआ। मेरी माँ मेरे बच्चों की दादी थी, कम से कम वो ही इस बात का तो एहसास कर लेती। अगर मेरे बेटे के बच्चे नहीं आएंगे तो फिर उन्हें कितना दुख होगा। क्या वो इंसान नहीं है? क्या गरीब लोगों का दिल नहीं होता? मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, पर मैंने हर ख्याल को झटक दिया। नज़र अब स्टेज के ऊपर गई थी। मेरी बहन अपने पति के साथ खड़ी हुई फोटो खिंचवा रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। आखिर वो इतनी कम उम्र और उसने इतनी बड़ी उम्र की मर्द से शादी क्यों करी? ये सब करके उसको क्या हासिल हुआ? वो दोनों पति पत्नी कम और बाप बेटी ज़्यादा लग रहे थे, मगर मैंने उस बात को भी पी लिया। अब वो उसकी पत्नी थी, उसकी हमसफ़र थी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैंने जेब से लिफाफा बाहर निकाला और अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए। अभी भी मेरे दिल में बार बार यही सब ख्याल आ रहे थे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे लौट जाना चाहिए, ये सही नहीं है। पर मेरी पत्नी की बात भी ठीक थी। आप भी इंसान हो, आप भी उसके प्यार के हकदार हो, उसको सच्चाई पता होना चाहिए। कब तक आप इतनी बड़ी सच्चाई को छुपा कर रखोगे? जब आपकी माँ को एहसास नहीं है तो कम से कम आपकी बहन को तो एहसास होना चाहिए ना। आपने कोई छोटी कुर्बानी नहीं दी है। मैंने अपने दिल को समझा लिया और स्टेज के पास आ गया था। वो फोटो खिंचवाने में लगी हुई थी, इसलिए उसकी नज़र मेरे ऊपर नहीं गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो लोग फोटो सेशन से फ्री हुए थे। मैं अब स्टेज पर चढ़ गया था। उसकी नज़र जैसे ही मेरे ऊपर गई, वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। मुझे पता था वो अब बदतमीजी करेगी, लोग मेरी तरफ देखने लगेंगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था और मैं यही तमाशा नहीं चाहता था। कुछ भी था, खैर वो मेरे घर की इज्जत थी और बहन बेटियों पर इज्जत ज़रा भी ख़राब नहीं होना चाहिए। मेरी बहन पास आते ही गुस्से से बोली कि यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट ही नहीं किया, फिर क्या देखने के लिए आए हो तुम? तुम जैसे लोग मेरे सामने खड़े होने की हैसियत भी नहीं रखते हो, जाओ यहाँ से। जबकि मैं उसको देखते हुए बोला, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद और ये लिफाफा देने के लिए आया हूँ।
जानता हूँ कि तुम्हारे सामने खड़े होने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन आज तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी, इसी में भलाई है। मेरी बात सुनकर वो एकदम से भड़क उठी। मुझे किसी भी तरह की भलाई नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। जाओ यहाँ से, मेरा फंक्शन खराब मत करो, लोग तुम्हें देख रहे हैं। मैं उसको देखते हुए बोला कि आज सच्चाई तुम्हें पता चल के ही रहेगी। तुम मुझे आज जितना भी धुतकार दो, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर सच्चाई जरूर बताऊंगा। माँ एक जालिम औरत है और औलाद को दूर कर रही है, सिर्फ पैसे की वजह से। आज मैं उनकी औलाद को हर हकीकत से जाहिर करूंगा। जो दूरियां हम दोनों में पैदा हुई हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसको घर जाकर खोलना। ये कहते ही मैंने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया, जब अचानक से वो झपटने वाले अंदाज में लिफाफा छीनते हुए बोली कि नहीं, मैं अभी के अभी देखूंगी कि तुम क्या दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए दिए होंगे, तुम्हारी यही औकात है। ये कहकर उसने लिफाफा फाड़ दिया। अंदर से वो रसीद बाहर आई थी, जिसकी उम्मीद शायद उसने कभी की नहीं थी। अगला पल पूरे हॉल में मौजूद लोगों के लिए हैरान कर देने वाला था। वो दुल्हन बनी हुई जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। आंखों में आंसू ही आंसू थे, जबकि मैं अब 2 कदम पीछे हो गया था। उसके पति ने फौरन से उसको संभाला, पर वो अचानक ही मेरी तरफ देखते हुए बोली कि ये सब हकीकत नहीं है, या फिर कोई जाल है। झूठ नहीं बोलना, तुम्हें पापा की कसम। तो मैंने सर को नामे हिलाया और उसको देखते हुए बोला कि तुम इन रसीदों को गौर से देख लो। तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ये सुनने की देर थी, उसने फौरन से रसीद खोलकर पढ़ना शुरू कर दी और अब अगला पल और ज्यादा हैरान कर देने वाला था। वो बुरी तरह से रोने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है। यानी कि मुझे धोखे में रखा गया और धोखे में मेरी माँ और मेरे पति। ये कैसे हो सकता है। मुझे गुर्दा देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई था। फिर इन दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला। ए ऊपर वाले, ये सब क्या है। ये कहते ही वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके पास ही बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला कि क्या कहना चाहती हो। वो बोली, जब मैंने अपनी तकलीफ के वक्त तुम्हारे बारे में पूछा था, तो मम्मी ने मुझे यही बोला था कि तुम आए ही नहीं हो, तुम्हें इन मामलों में दखल नहीं देना है। यही वजह है कि मैं तुमसे नफरत करने लगी थी। पर मुझे क्या पता था तुम दूसरे ही कमरे में मेरी खातिर लेटे हुए हो। तुमने मुझे अपना गुर्दा क्यों दिया। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। अपनी बहन की बात सुनकर मैं बोला कि तुम्हारे 2 गोलियां लग गई थी, दोनों गुर्दे खराब हो गए थे। डॉक्टर का कहना था अगर वक्त रहते तुम्हें गुर्दा नहीं दिया गया तो तुम मौत के मुंह में जा सकती थी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी समझा। यही वजह थी कि सबसे पहले मैंने डोनर तलाश करने की कोशिश करी थी, पर कहीं से भी गुर्दे का बंदोबस्त ही नहीं हो पाया। यही वजह थी, जब डोनर नहीं मिला तो मैंने अपने गुर्दे का टेस्ट दिया और ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि मेरा गुर्दा तुमसे मैच हो गया और मैंने फौरन से हामी भर ली। मेरी पत्नी ने उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका था, बल्कि उसने मेरा हौसला बढ़ाया था कि बहनों के काम भाई ही आते हैं। ये सब बताने का मकसद तुम पर एहसान जताना नहीं है। सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना भाई और मेरे बच्चों को अपना भतीजी भतीजा समझो। उनको गले से लगाओ, उनको अपना प्यार दो। वो तुम्हारे प्यार को तरस गए हैं। वो अपनी पुरानी बुआ को याद करते हैं और मैं भी अपनी बहन को बहुत ज्यादा याद करता हूँ। ऊपर वाले के लिए सब कुछ खत्म कर दो। मेरी बात सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और बिना समझने का मौका दिए उसने अपने पति के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जबकि मैं हैरत से अपनी बहन की शक्ल देखने लगा था कि ये सब क्या कर रही है, वो गुस्से से चिल्लाकर बोली कि मुझे तलाक दे दो, अभी के अभी। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी हकीकत जान नहीं पाऊंगी। तुम मुझे ये बोलते रहे कि मुझ पर गोली चलाने वाला मेरा अपना भाई है और मुझे गुर्दा तुमने दिया है। फिर ये सब क्या है। मेरे साथ तुमने मजाक किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जबकि मैं हैरत से उस आदमी को देखने लगा। वो फौरन से मेरी माँ की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये सब करने के लिए मुझे तुम्हारी माँ ने नहीं बोला था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इतना कि तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ के बताए हुए हर फैसले को माना था। तुम्हारी माँ ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लिए मैं कोई कुर्बानी दूं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा इरादा तुम्हें जख्मी करने का था और फिर तुम्हारा ख्याल करने का, पर शूटर ने जल्दबाजी की और तुम्हारे दोनों गुर्दे ही खराब हो गए। मैं तुम्हें अपना गुर्दा कैसे दे देता। मेरा और तुम्हारा गुर्दा मैच ही नहीं हो सकता था। जब ये बात तुम्हारी माँ को पता चली
तो उन्होंने तुम्हारे भाई के सामने रोना धोना शुरू कर दिया और उसका गुर्दा तुम्हें दे दिया, और मुझे यही समझाया गया कि तुम्हारे सामने मैं यही दिखावा करूं कि मैंने तुम्हें गुर्दा दिया है। दरअसल तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक अमीर आदमी ही चाहती थी, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हर माँ यही चाहती है, माँ का यही सपना होता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में शादी करके जाए। बस मैं थोड़ा खुदगर्ज हो गया था, पर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उस आदमी की बात सुनकर मुझे अब याद आया था कि जब मुझे बेहोश किया जा रहा था, मैंने आखिरी चेहरा उसी का ही देखा था। यानी कि ये आदमी शुरू दिन से ही मेरी बहन के साथ था और मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बहन ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सबकी आंखें रोनिहार हो गईं, जबकि मैंने बिना कुछ भी कहे उसको अपने गले से लगा लिया। मेरी बहन ने उस आदमी के ऊपर केस कर दिया। ऊपर वाले का दिया हुआ उसके पास भी बहुत कुछ था। उसको किसी अमीर मर्द की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकती थी। उसने फौरन से डाइवोर्स के पेपर्स तैयार करवाए और उस इंसान से अलग हो गई। ऐसे इंसान के साथ रहकर वो क्या ही करती। मेरी माँ भी हम दोनों बहन भाइयों के सामने बहुत शर्मिंदा हुई थी। मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला। मैं भला क्या बोलता, मेरे पास किसी का प्यार ही कहाँ था। पर मेरी बहन ने मम्मी को बहुत सुनाया। पापा भी बहुत नाराज़ हुए कि तुमने दोनों बहन भाई को अलग अलग करवा दिया। ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ था? जबकि मम्मी का कहना था कि मैं सिर्फ अपनी बेटी की ज़िंदगी बनाना चाहती थी। बेटे ने अपनी मर्जी करके शादी करी थी, पर मैं अपनी बेटी के साथ ये सब नहीं होता हुआ देखना चाहती थी। वो कब तक मेहनत करती, मैं चाहती थी कि वो शादी कर ले और एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दे। मेरी बहन मेरी माँ से नाराज़ रहने लगी थी, पर मेरे समझाने पर उसने उनको भी माफ़ कर दिया। अब ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन हमसफ़र को भेजा है, युवान। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। मेरी बहन की उम्र से 4 साल बड़ा है। दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन अब अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे हमसफ़र को शामिल कर चुकी है। उसने मुझे भी एक छोटा सा कारोबार करवाया। मैंने उसको बहुत मना किया था कि मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं। पर उसका कहना था कि जब किसी एक भाई के पास पैसा होता है तो वो अपनी बहन पर लगाता है। अगर बहन के पास है तो वो भी अपने भाई पर लगा सकती है। तुम मेरा इतना साथ दे सकते हो तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ? तुमने मेरी खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करी, तो क्या मैं तुम्हें सिर्फ एक कारोबार नहीं करवा सकती? हम दोनों बहन भाई बहुत खुश हैं। मैं ऊपर वाले का जितना भी शुक्र करूँ ना, तो वो कम ही कम है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत ही अच्छी औरत पत्नी के रूप में दे दी, जो मेरे हर दर्द को समझती है, मेरी हर तकलीफ को समझती है। ऊपर वाले का जितना शुक्र करो, कम ही कम है। आप सब सुनने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी अपने लाइफ पार्टनर को समझने की बात आए, तो उसके दिल की बात समझना, जो वो कह रहा है। मर्द को कोई भी हो, वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, और यही बात एक मर्द के लिए भी है कि एक औरत के साथ कभी भी जुल्म नहीं करना चाहिए। उसके जज्बात को भी समझना चाहिए कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करती है, और कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए जब तक सबूत हाथ में न हो, वरना ये दुनिया आपको बेच खाएगी। उस दिन के बाद सब कुछ एक झटके में तो ठीक नहीं हुआ था। सच्चाई सामने आ जाने से रिश्ते बच तो जाते हैं, लेकिन उनमें आई दरारें भरने में ज़रा वक्त लगता है। मेरी बहन कुछ दिनों तक बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। बाहर से वो मजबूत दिखती थी, लेकिन मैं जानता था उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। जिस आदमी को वो अपना हमसफ़र समझ बैठी थी, वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा निकला, और जिस माँ पर उसने आंखें बंद करके भरोसा किया था, वही उसकी ज़िंदगी का फैसला पैसों के तराजू में तोल रही थी। एक शाम वो खुद मेरे छोटे से घर पर आई। मेरी बेटी दरवाज़ा खोलते ही खुशी से चिल्लाई, बुआ आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल भर आया। इतने सालों में पहली बार मेरे घर में रिश्ते की खुशबू आई थी। मेरी बहन ने घर के अंदर कदम रखा। चारों तरफ छोटा सा कमरा, कोने में रसोई, दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी, बच्चों के खिलौनों का छोटा सा कोना। वो सब देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार शर्म के नहीं, एहसास के थे। फिर वो धीमे से बोली, भैया, आपने कभी मुझे अपनी हालत क्यों नहीं दिखाई? मैंने शांति से जवाब दिया, क्योंकि भाई अपनी तकलीफ बहन के सामने नहीं रखता, वो उसे हमेशा खुश देखना चाहता है। उसने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा कि भाभी, आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया। अगर आप उस वक्त सक्षम का साथ ना देती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। मेरी पत्नी ने बस मुस्कुराकर कहा कि रिश्ते निभाने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, और बहन के लिए भाई खड़ा ना हो तो फिर कौन होगा।
उस दिन हम तीनों देर रात तक बैठे रहे। पहली बार सब कुछ खुलकर बोला गया, न कोई शिकायत, न कोई झूठ, न कोई दिखावा। लेकिन जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, असली इम्तिहान अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद मेरे कारोबार में अचानक गिरावट आने लगी। जिस सप्लायर से मैं माल लेता था, उसने अचानक दाम बढ़ा दिए। बाजार में कंपटीशन भी बढ़ गई थी। कई रातें ऐसी बीती जब मैं चुपचाप बैठा हिसाब लगाता रहता था और समझ नहीं आता था कि आगे कैसे बढ़ूं। मैंने बहन से इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे कि वो जो मदद कर रही है वो कम है। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, लेकिन बहन को शायद मेरी चुप्पी पड़ना आ गया था। एक दिन वो अचानक अपने पति युवान के साथ आई। युवान ने कहा, सक्षम भाई, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बिना डरे लिया, तो छोटे छोटे जोखिम से क्यों डरते हैं? उसने मुझे नए तरीके से कारोबार चलाने का सुझाव दिया। ऑनलाइन ऑर्डर, होम डिलीवरी और छोटे नंबर पर ऐड। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने हौसले से हर बात समझाई। धीरे धीरे काम में सुधार आने लगा, ऑर्डर बढ़ने लगे, मेरा कॉन्फिडेंस भी लौट आया। उधर माँ पहले जैसी नहीं रही, वो अक्सर अकेली बैठी रहती। एक दिन मैं खुद उनके पास गया। मैंने कहा, माँ, अगर आप सच में पछता रही हैं तो हमें अलग मत होने दीजिए। घर टूटता है तो सबसे ज्यादा दर्द माँ को ही होता है। माँ रो पड़ी। उन्होंने पहली बार कहा कि मैंने बेटी की खुशी के लिए गलत रास्ता चुना। मैंने सोचा था कि पैसा सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन मैं भूल गई कि रिश्तों की नींव भरोसे पर टिकती है। उस दिन मैंने माँ को गले लगाया। मेरे अंदर कोई गुस्सा बचा ही नहीं था। शायद वक्त ने सब जला दिया था। समय के साथ मेरी बहन ने अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू किया। युवान ने उसे हमेशा इज्जत दी। उन्होंने कभी उसके अतीत का जिक्र तक नहीं किया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। एक साल बाद मेरी बहन ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने किडनी मरीजों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया और जगह जगह जाकर अपनी कहानी सुनाती थी। वो खुलकर बताती कि कैसे गलतफहमी ने उसे अपने भाई से दूर कर दिया और कैसे सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। मैं हर उस जगह में पीछे बैठा रहता था। वो मंच पर खड़ी होकर जब मेरा नाम लेती तो मेरा सिर अपने आप झुक जाता था। मुझे गर्व नहीं, बस तसल्ली होती थी। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे थे। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, पापा, लोग कहते हैं आप हीरो हो, क्या सच में? इस पर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, हीरो वो होता है जो सही वक्त पर सही फैसला ले। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी थी। उसने मासूमियत से कहा, तो मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि असली ताकत पैसा नहीं है, भरोसा है। अगर उस दिन मैंने पत्नी की बात ना मानी होती, अगर मैं डरकर लौट गया होता, तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी ही रह जाती। अब हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन दिलों में जगह बहुत है। माँ का पछतावा, बहन की इज्जत, पत्नी का साथ और बच्चों की हंसी, यही मेरी असली दौलत है। और रिश्ते अगर सच्चाई पर टिके हों तो कोई साजिश उन्हें तोड़ नहीं सकती। और अगर कभी टूट भी जाएं तो उन्हें जोड़ने के लिए सिर्फ एक कदम काफी होता है, सच्चाई का कदम। इसी तरह समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बाहर से सब कुछ संभलता हुआ दिख रहा था, लेकिन अंदर कई परतें अभी भी खुलनी बाकी थी। जिंदगी कभी एक सीधी लकीर की तरह नहीं होती, उसमें मोड़ भी आते हैं, और ऐसे मोड़ आते हैं जो इंसान को फिर से परखते हैं। मेरे कारोबार को अब 2 साल हो चुके थे। काम पहले से बेहतर चल रहा था। मैंने एक छोटा सा गोदाम किराए पर ले लिया था। 2 लड़के काम पर रखे थे। पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में अपने पैरों पर खड़ा हूँ, लेकिन शायद ऊपर वाला चाहता था कि मैं अभी और मजबूत बनूं। एक दिन अचानक से टैक्स विभाग का नोटिस आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हुई है। मेरे सारे कागज साफ थे, फिर भी जांच की बात लिखी हुई थी। मेरे हाथ कांप गए। अगर कारोबार बंद हो जाता तो घर फिर उसी हाल में पहुंच जाता जहां से मैंने शुरू किया था। मैंने रात भर फाइलें देखी और पत्नी चुपचाप मेरे पास बैठी रही। उसने बस इतना कहा कि डरने से सच नहीं बदलता। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो चिंता मत करो। अगले दिन मैं ऑफिस गया। वहां पता चला कि किसी ने झूठी शिकायत की है कि मैं काला धन छुपा रहा हूँ। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये वही आदमी कर सकता है जिसे मेरी बहन ने ठुकराया था। उसकी नफरत अब भी जिंदा थी। इस बारे में मैंने बहन को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से उस अतीत में जाए, लेकिन बात उससे छुपी नहीं रह सकी। उसे किसी के जरिए सारी खबर मिल गई। वो उसी शाम मेरे पास आई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन इस बार वो डर नहीं रही थी। उसने कहा, भैया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी।
उसने अगर आपको परेशान करने की कोशिश की है तो उसे कानून का जवाब मिलेगा। मैंने उसे रोका। हम बदले की आग में नहीं जलेंगे। सच हमारे साथ है। जांच हुई, हर कागज चेक हुआ, हर लेन देन देखा गया। आखिरकार साफ साबित हुआ कि शिकायत झूठी थी। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मुझे लगा जैसे कंधों से पहाड़ उतर गया हो। उस दिन मैंने महसूस किया कि इंसान को गिराने की कोशिश करने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन अगर नींव साफ हो तो इमारत गिरती नहीं। इसी बीच एक और मोड़ आया। मेरी सेहत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि एक किडनी के सहारे जिंदगी आम रह सकती है, लेकिन मुझे ज्यादा मेहनत और टेंशन से बचना होगा। ये सुनकर मेरे अंदर हल्की सी घबराहट हुई। मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहता था। मैं उनके साथ लंबा सफर तय करना चाहता था। मैंने घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन पत्नी ने मेरी रिपोर्ट पढ़ ली। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अब आप सिर्फ अपने नहीं रहे, आपको अपना ख्याल रखना होगा। कुर्बानी करना अच्छी बात है, पर खुद को खत्म कर देना समझदारी नहीं है। उसकी बात ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैंने काम का बोझ थोड़ा कम किया, भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी सौंपी। पहली बार मैंने सीखा कि सब कुछ अकेले करना ही ताकत नहीं होती, जिम्मेदारी बांटना भी समझदारी होती है। कुछ महीनों के बाद मेरी बहन ने मुझे एक और खबर दी कि वो माँ बनने वाली थी। जब उसने ये बात बताई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, भैया, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसे आपका नाम दूंगी। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया। नाम से ज्यादा जरूरी है उसे सच्चाई और ईमानदारी सिखाना। उसके बच्चे के जन्म का दिन मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जब मैंने उसे गोद में लिया तो लगा जैसे जिंदगी ने पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। जिस बहन को मैंने मौत के मुंह से निकाला था, वो आज एक नई जिंदगी को जन्म दे रही थी। समय के साथ हमारा परिवार फिर से एक हो गया। त्योहार साथ मनाने लगे। घर में रौनक लौट आई। माँ पहले जैसी सख्त नहीं रही। वो अक्सर कहती कि रिश्ते पैसों से नहीं, हौसले से चलते हैं। मैं उन्हें देखता और सोचता कि शायद हर इंसान को अपनी गलती समझने में वक्त लगता है। एक रात में छत पर बैठा था। हवा ठंडी चल रही थी, आसमान साफ था। मैंने बहुत देर तक सितारों को देखा। जिंदगी ने मुझे कई बार तोड़ा, पर हर बार जोड़ा भी। मैंने खुद से कहा, सक्षम, तूने हार नहीं मानी, तूने नफरत को जगह नहीं दी, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। आज मेरा कारोबार मेरे साथ है, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, बहन भी खुश है, हमारे घर में सुकून है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। हर सुबह एक नया इम्तिहान लेकर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक बात सीख ली है, सच्चाई, सब्र और परिवार का साथ अगर हो तो सबसे मुश्किल रास्ता भी पार किया जा सकता है। आज जब मैं अपनी जिंदगी की इस जगह पर खड़ा हूँ तो पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि रिश्तों की सच्चाई होती है। मैंने बहन के लिए जो किया वो कोई एहसान नहीं था, ये मेरा फर्ज था। अगर उस दिन मैं डर जाता या चुप रहता तो शायद मेरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता। मैंने ये सीखा कि गलतफहमियां सबसे खतरनाक दीवार होती हैं, जो अपनों को अपनों से दूर कर देती हैं। लेकिन अगर हिम्मत करके सच को सामने रख दिया जाए तो वही दीवार गिर भी सकती है। मेरी पत्नी ने मुझे सही समय पर सही राह दिखाई। मेरी बहन ने सच्चाई को अपना करके रिश्ते को फिर से जिया, और मेरी माँ ने अपनी गलती मानकर परिवार को जोड़ लिया। आज मेरे पास कोई महल तो नहीं है, लेकिन मेरा घर प्यार से भरा है। बच्चे मुस्कुराते हैं, बहन प्यार से गले लगाती है, और माँ आशीर्वाद देती है। यही मेरी असली जीत है, और मुझे गर्व है कि मैंने रिश्तों को टूटने नहीं दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।